जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। आज हम शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, जो कि आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एवं सीजी टेट के लिए कोर्स चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 50% तक का डिस्काउंट ऑफर है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर फर्स्ट 50 स्टूडेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे ये ऑफर जो है बंद हो जाएगा। तो आपको लाभ लेना है तो तुरंत हमारे मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करिए और अपने कोर्स में जो कोई भी कोर्स आप इच्छुक हैं एनरोलमेंट करवाने के लिए तो अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए। बताएंगे आप लोग क्या बोला गया है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में आएंगे। तो आकलन क्यों जरूरी है, समय समय पर आकलन क्यों जरूरी हो जाता है, असेसमेंट क्यों जरूरी हो जाता है, जिससे बच्चे मोटिवेट हों और वो आगे और भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक है, तो किस लिए होता है? मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए। इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर मोटिवेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है? मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। एक शिक्षक गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? बताएंगे आप लोग। एक शिक्षक गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है। ठीक, फिर क्या करती है? विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, गणित शिक्षण के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पे आंसर। पॉज करिए, आंसर सोचिए, उसके बाद मन में सोचिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देखते हैं क्या किया उन्होंने। खोज परक उपागम का उपयोग, फिर उसके बाद व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग और चर्चा में शामिल करना। इसका मतलब क्या कर रही हैं वो? तो इस युक्ति का प्रयोग वो एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए कर रही है। एक निश्चित प्रकार की सोच एवं तार्किकता विकसित करने के लिए, यानी कि सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग और रीजनिंग क्रिएट हो सके, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। ठीक है, यानी कि वो मैनिपुलेटिव क्या अप्रोच अपना रही है। ये क्या खोजपरक उपागम बोला गया है ना हमसे, और डिस्कशन भी आगे रख रही है, यानी कि चर्चा भी किया जा रहा है, यानी कि वो क्या कर रही हैं?
पर्टिकुलरली थिंकिंग और रीजनिंग को क्रिएट कर सके, थिंकिंग और रीजनिंग को क्रिएट कर सके, इसलिए वो ये कर रही हैं। ठीक, चलो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपसे पाठ्यचर्या के लिए पूछा गया है, यानी कि आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आपके करिकुलम से रिलेटेड है। तो पूछा क्या गया है आपसे कि पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम पर्यायवाची पद हैं। पाठ्यचर्या में वांछनीय एवं योजनाबद्ध अनुभव सम्मिलित होते हैं। पाठ्यचर्या में अन्य विद्यालय अनुभव के अतिरिक्त अवांछनीय एवं गैर योजनाबद्ध अनुभव सम्मिलित होते हैं। पाठ्यचर्या में अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियां सम्मिलित नहीं होती हैं। बताएंगे आप लोग, पॉज करेंगे, उसके बाद में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पाठ्यचर्या से संबंधित आपका ये प्रश्न है, कैरिकुलम से रिलेटेड आपका ये प्रश्न है। देखो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि पाठ्यचर्या के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब पाठ्यचर्या के संदर्भ में और हमारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम पर्यायवाची पद होता है। ठीक है, क्या ये बात सही है कि ये जो है कैरिकुलम, यहाँ पे क्या है? कैरिकुलम, कैरिकुलम एंड सिलेबस, कैरिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस होता है, ठीक है, सिलेबस, क्या ये दोनों सिनोनिमस है? फिर उसके बाद क्या है? पाठ्यचर्या में वांछनीय एवं योजनाबद्ध अनुभव सम्मिलित होते हैं, यानी कि इसमें डिजायरेबल और प्लान्ड एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं। डिजायरेबल एंड प्लान्ड एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं। फिर पाठ्यचर्या में अन्य विद्यालय अनुभवों के अतिरिक्त अवांछनीय एवं गैर योजनाबद्ध अनुभव सम्मिलित होते हैं। इसमें अतिरिक्त पाठ्यचर्या सम्मिलित नहीं होती है, लिखा गया है। आप ये बताओ, क्या एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी हमारी करिकुलम में नहीं होता? बिल्कुल होता है, ये तो बिल्कुल गलत है ये बात। ठीक है, क्या कैरिकुलम एंड सिलेबस क्या एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिमस टर्म्स हैं? नहीं है। इसमें क्या डिजायरेबल और प्लान्ड एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है? नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? इसमें जो है, इसमें अनडिजायरेबल और अनप्लान्ड चीजें होती हैं। करिकुलम में इंक्लूड क्या होता है? करिकुलम में अनप्लान्ड, गैर योजनाबद्ध एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव, ठीक है। और अवांछनीय, इट मीन्स व्हाट? It means undesirable and unplanned experience are included along with what? Along with other school experiences. अन्य विद्यालयीन अनुभवों के अतिरिक्त अवांछनीय एवं गैर योजनाबद्ध अनुभव सम्मिलित होते हैं। ये बात आपके पाठ्यचर्या के संदर्भ में सही है। क्लियर है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपसारी चिंतन के लिए सत्य नहीं है? यानी कि हमारा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए, अपसारी चिंतन मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। विचारों का लचीलापन, इट मीन्स व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज। देन आपसे बोला गया विचारों का अनूठापन, नोवेलिटी ऑफ आइडियाज, यानी कि नोवेल्टी यानी कि नयापन, है ना, अनूठापन, नोवेल्टी ऑफ आइडियाज। देन विचारों का सुधार, करेक्टनेस ऑफ आइडियाज, करेक्टनेस ऑफ आइडियाज। देन विचारों का प्रवाह, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। तो बताओ कि what are the which of the following characteristics is not true of divergent thinking? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपसारी चिंतन के लिए सत्य नहीं है?
तो जो अपसारी चिंतन होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग प्रकार की सोच को यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग 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 सोच, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हम सोच रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें विचारों का लचीलापन भी होता है, विचारों का अनूठापन भी होता है, विचारों का प्रभाव भी होता है, लेकिन विचारों का सुधार नहीं होता। करेक्टनेस ऑफ आइडियाज आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। एक प्रभावशाली अनुदेशात्मक योजना हेतु किसकी भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों की, शैक्षिक प्रशासकों एवं योजनाकारों की, अभिभावकों की या शिक्षकों की। एक प्रभावशाली अनुदेशात्मक योजना हेतु किसकी भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए? आपका ये प्रश्न है, आपको आंसर बताना है। बताइए, आप लोग पॉज करेंगे और अपने आंसर्स को बताएंगे। आ जाते हैं हम अपने आंसर में। देखो जो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लान होता है, प्रभावशाली अनुदेशात्मक योजना मतलब क्या होता है? इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लान। ठीक है, इसमें आपसे बोला गया है कि हुज रोल शुड बी मिनिमम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की, या फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानर्स की, या फिर पेरेंट्स की या टीचर्स की। तो देखो जो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लान होता है उसमें अभिभावकों की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि पेरेंट्स क्या होना चाहिए, पेरेंट्स का रोल जो है मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लान है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विद्यार्थियों की अधिगम का मूल्यांकन करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको बचना चाहिए। उनमें तुलना करने से, विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में सूचना एकत्र करने के विभिन्न तरीकों के प्रयोग से, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने से, लगातार सूचना एकत्रित करने एवं उसे रिकॉर्ड करने से। आप ये वाला आंसर, मुझे ऐसा लगता है आप आसानी से ही बता ले जाएंगे। बताइए क्या होगा? आपसे बोला गया कि विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको बचना चाहिए। देखो जब आप क्या कर रहे हो, आप मूल्यांकन कर रहे हो, तब आप क्या नहीं करोगे, तब आप उनमें कंपैरिजन नहीं करोगे, आप उनमें तुलना नहीं करोगे कि नहीं एक शिक्षक की ये भूमिका नहीं होती कि ये बोले नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा नहीं। आप उनका मूल्यांकन कर रहे हो तो आप तुलना करने से बचोगे, आप कंपैरिजन करने से बचोगे। बाकी चीजें तो आपके मूल्यांकन के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट में आए। एक पाठ की योजना बनाते हुए एक शिक्षक या शिक्षिका को नहीं चाहिए कि वह एक संदर्भ पुस्तक से परामर्श ले, उसे अधिगमकर्ताओं का प्रदर्शन स्तर ज्ञात हो, वह अपने शिक्षण के अनुमानित परिणामों के बारे में चिंता करे, उसे अधिगमकर्ताओं की गृह पृष्ठभूमि का पता हो। बताएंगे कि एक पाठ की योजना बनाते वक्त, एक पाठ की योजना बनाते हुए एक शिक्षक या शिक्षिका को नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? पॉज करेंगे, उसके बाद आप लोग अपने आंसर्स मन में सोचेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग मिलाएंगे कि सही है या नहीं, और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखो पाठ की योजना बनाई जा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लेसन प्लान बनाया जा रहा है। लेसन प्लान के वक्त आपको अनुमानित परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना चाहिए कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होने वाला है वहां पे। ठीक है, आप बना रहे हो ना, तो संदर्भ पुस्तक से आप बिल्कुल परामर्श लीजिए।
आप अधिगमकर्ताओं का प्रदर्शन स्तर आपको ज्ञात होना चाहिए, उनकी गृह पृष्ठभूमि का आपको पता होना चाहिए, यानी कि उनका होम बैकग्राउंड क्या है। आप रेफरेंस बुक से कंसल्ट कर लो, आप उनके परफॉर्मेंस लेवल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप चिंता कर रहे हो कि परिणाम क्या निकलेगा, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा उनके शिक्षण से, ये आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन एक संज्ञानवादी विचारक नहीं है? संज्ञानवादी विचारक आपसे पूछा गया है, कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, डेविड आसुबेल, जीरोम ब्रूनर या टॉलमैन। यानी कि आपसे बोला गया कि कौन एक कॉग्निटिव थिंकर नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कॉग्निटिव थिंकर, तो आपको पता होना चाहिए कौन कॉग्निटिव है। तो यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा कॉग्निटिव है, डेविड आसुबेल कॉग्निटिव है, ब्रूनर भी कॉग्निटिव है, ठीक है, यानी कि कॉग्निटिविस्ट है हम बोलेंगे उनको, ठीक है, थिंकर है। बट टॉलमैन कॉग्निटिव नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कौन एक नहीं है बोला गया ना, तो टॉलमैन कॉग्निटिविस्ट थिंकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की संकल्पना से तात्पर्य है। एक अधिगमकर्ता की विद्यालयी उपलब्धि, एक अधिगमकर्ता की सभी साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक परीक्षणों की उपलब्धि, एक अधिगमकर्ता की विद्यालयी एवं साहित्यिक गतिविधियों में उपलब्धि, एक अधिगमकर्ता की सभी विद्यालय गतिविधियों में उन्नति एवं उपलब्धि। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर? सतत एवं समग्र मूल्यांकन की संकल्पना से क्या तात्पर्य है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, continuous and comprehensive evaluation implies that, क्या इसका मतलब क्या होता है? तो आइए देखते हैं। कंटिन्यूअस यानी कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल सतत रूप से चलना चाहिए। समग्र यानी कि ऑल राउंड आपने सब कुछ आप इंक्लूड कर रहे हो, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत एक अधिगमकर्ता की सभी विद्यालय गतिविधियों में उन्नति एवं उपलब्धि इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे साहित्यिक गतिविधि बोला गया, क्या केवल लिटरेरी एक्टिविटीज देखी जाती है क्या? नहीं, यहाँ पे साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक परीक्षणों में उपलब्धि बोला गया, यानी कि एनुअल, यहाँ पे टेस्ट की बात बोली गई है। किसकी वीकली, मंथली और एनुअल टेस्ट में क्या अचीवमेंट आई है? नहीं। फिर एक अधिगमकर्ता की विद्यालयी उपलब्धि यानी कि स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट बस बोला गया है? नहीं, इसके अंतर्गत क्या आता है? सभी विद्यालय गतिविधियों में उन्नति एवं उपलब्धि, यानी कि प्रोग्रेस और अचीवमेंट किसमें? इन ऑल, सभी बोला गया ना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव है यानी कि समग्र है मतलब सभी है। सभी क्या? स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या आपने प्रोग्रेस और अचीव किया है, ये आपका कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षाओं यानी कि 6वीं से 8वीं तक के लिए आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा कितने न्यूनतम कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? यानी कि आप 6वीं से 8वीं तक पढ़ा रहे तो कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। बताएंगे आप लोग आंसर, बताइए। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं? कार्य दिवस मतलब क्या होता है? वर्किंग डेज, ठीक है। न्यूनतम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं? 180, 200, 220 या 240?
तो याद रखिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 6वीं से 8वीं के लिए 220। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में शैक्षिक अधिकारियों द्वारा गतिविधियों की सूची का मानकीकरण करना होता है। सत्र प्रारंभ होने से पूर्व गतिविधियां पहले से निर्धारित कर ली जाती हैं। पूरा पाठ्यक्रम गतिविधियों से रूपांतरित कर दिया जाता है। शिक्षक की भूमिका न्यूनतम होती है। गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में बताओ क्या होता है? गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में क्या होता है? आपका प्रश्न है। आपको पॉज करना है, जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, पॉज करिए, फिर उसके बाद अपने आंसर मन में सोचिए, उसके बाद चेक करिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या आपने सही सोचा है या नहीं। तो आइए हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने आंसर में। यहाँ पे गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या बोली गई है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम बोला गया है। आप ये बताइए एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम में क्या होता है? तो एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम में जो है पूरा पाठ्यक्रम गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका एक्टिविटीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। क्योंकि ये कैरिकुलम कैसा है? ये कैरिकुलम एक्टिविटी बेस्ड है, तो पूरा एक्टिविटी ही करवाया जाएगा, यानी कि पूरा पाठ्यक्रम गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में आओ। आईईपी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तैयार करते हुए निम्नलिखित में से किसे आधार नहीं मानना चाहिए? अधिगमकर्ताओं की वर्तमान क्षमताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय सीमा, अभिभावकों की सलाह के बिना आईईपी तैयार करना। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर? हमारा प्रश्न है कि आईईपी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तैयार करते हुए निम्नलिखित में से किसे आधार नहीं मानना चाहिए? तो किसे आधार नहीं मानना चाहिए भाई? बताइए किसे आधार नहीं मानेंगे हम? जब हम इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान तैयार कर रहे हैं, जब हम इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान तैयार कर रहे होते हैं, तब हम अभिभावकों की सलाह के बिना आईईपी तैयार करना नहीं मानना चाहिए, आपसे बोला गया है। तो क्या नहीं अब बाकी मानना क्या है? अधिगमकर्ताओं की वर्तमान क्षमताएं आपको माननी है, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य आपको मानने हैं, यानी कि इंडिविजुअल गोल्स क्या अचीव किए गए हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय सीमा भी आपको माननी है, टाइम फ्रेम कि गोल्स को अचीव करने का टाइम फ्रेम्स आपको मानना है। लेकिन आपको प्रिपेयरिंग द आईईपी विथआउट कंसल्टिंग द पेरेंट्स, ये चीज आएगी यहाँ पे इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बनाने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभिभावकों की सलाह के बिना आईईपी तैयार करना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रिपेयरिंग द आईईपी विथआउट कंसल्टिंग द पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। विथआउट लिखा हुआ है यहाँ पे, सलाह के बिना, सलाह यदि लिखा होता तो नॉट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होता। नेक्स्ट में आओ। आकलन के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन मात्रात्मक डाटा उत्पन्न करता है? सर्वेक्षण, व्यक्ति अध्ययन, फोकस समूह चर्चा या पोर्टफोलियो? बताइए, आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आकलन के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन मात्रात्मक डाटा उत्पन्न करता है, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा। मात्रात्मक मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा बताइए किस में निकल करके आता है? यानी कि जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव डेटा है, तो वो तो सर्वेक्षण कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं हम लोग।
वहां पे केस स्टडी तो है नहीं, वहां पे फोकस ग्रुप डिस्कशन भी नहीं है, पोर्टफोलियो भी नहीं है, सर्वेक्षण में आपका मात्रात्मक डेटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने जो आपके जितने भी प्रश्न देखे हैं, यानी कि लगभग हमने 14 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने मार्क्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताने हैं और आप लोग को सेशन कैसा लगा ये भी बताना है। और यदि आपको कोर्स में एनरोलमेंट करना है तो बिल्कुल एनरोलमेंट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ही 50% तक का डिस्काउंट ऑफर है, सभी कोर्स में छूट है। तो आप लोग ज्वाइन करिए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। ठीक, चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना समय दिए, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपका वो समय बिल्कुल यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक, तो आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।